Good morning, dear students. Now, today we start the principal extractions of the metallurgy, lecture number 7. Now, the today lecture based on the questions. The question based on the metallurgical portion for the Ellingham diagram, which we are sent for your lecture number 6. तो एलिंगम डायग्राम क्या था, एलिंगम डायग्राम से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे, ये तो उसके ऊपर आपके पास आप बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करेंगे। और उनके बेस पर इन एलिंगम डायग्राम को समझने के लिए हमारे पास मैंने आपको पहले भी एक रफ डायग्राम बना रखा था। उस डायग्राम को आप एनसीईआरटी की बुक से सेलेक्ट करिए और उस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में, क्लास कॉपी में पेस्ट आप कर सकते हैं। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये मेटलर्जिकल पोर्शन आपके लिए खुद का चैप्टर मैंने आपको बता रखा था। हालांकि मैंने आपको पूरा चैप्टर इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, कोई चीज़ आपके पास बची नहीं। जो चीज़ कुछ बची हुई है वो जनरल क्वेश्चन के बेस पर हम डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इस चैप्टर के लाके इस चैप्टर के ऊपर मैं एनालिसिस करके आपको दे दूंगा, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। और पेपर में यह चैप्टर बहुत ही आसान सा पूछा गया था, कोई इसमें स्पेशल बात, इसमें कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन पूछा नहीं गया था। लेट्स सी कि अगले बार हमारे पास एलिंगम डायग्राम से रिलेटेड कुछ पोर्शन इसमें आ जाए। तो आज हमें क्या स्टार्ट करना है, आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ एलिंगम डायग्राम से रिलेटेड कुछ जनरल क्वेश्चन जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में आने के पूरे चांसेस रहेंगे। इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ये 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले रखे हैं आपके लिए, ताकि इस क्वेश्चन के ऊपर एक्सप्लेनेटेड दी जाए। ये हो सकता है ये वाला क्वेश्चन पूरे का पूरा 3 से लेके 4 से लेके 5 नंबर तक ये पॉसिबल है इसके अंदर। और ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बना करता है। ये जो छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है, मैं अभी इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और फिर आपके लिए है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आपको लिख लेना है। और देखिए तीसरा क्वेश्चन में मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसे सॉल्व करके आपके लिए दे दूं कि ये क्वेश्चन आपके पास है। इन क्वेश्चन के ऊपर मैं डिस्कस अभी आपके पास करने वाला हूं। तो जरा आप अपने लिए क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए ये वाला पोर्शन, देखिए जो चीज मैंने आपको छोड़ रखी है, ये क्वेश्चन मैंने आपको लिए बना रखा है। व्हाट इज हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी क्या होती है और कहाँ पे इसका यूज करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन को आप देखिए, हाइड्रोमेटलर्जी कहाँ है और इसका यूज हम कहाँ पर करेंगे, और इसके एग्जाम्पल आपके पास क्या हुआ करते हैं, इसके एग्जाम्पल आप जरूर लिखिए। तो हाइड्रोमेटलर्जी क्या है और इसके एग्जाम्पल आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी बट नॉट जिंक। और जिंक का यूज नहीं है इसमें, ये तो इसके लिए क्यों का आपके पास जवाब देना है। इसके अलावा क्या कोई अदर मेटल भी है इसके अंदर, क्या अदर मेटल की पॉसिबिलिटी इसके अंदर है, तो जरा चेक करिए और व्हाट्सएप में भेजिए कि भाई अदर मेटल में कौन कौन सी इसके अंदर और आ रहा है। मैंने आपको 2 मेटल दे रखे हैं, जिंक और कॉपर। क्या अदर मेटल भी इसके अंदर कैरी करेगा, नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ इज लीचिंग कैरिड आउट इन लो ग्रेड कॉपर ओर। लीचिंग जो है कैरिड आउट हो रही है लो ग्रेड कॉपर ओर में, तो ऐसा क्यों है, हाउ कैसे होगी ये, तो हाउ इज लीचिंग कैरिड आउट इन लो ग्रेड ऑफ कॉपर ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी किसे कहते हैं मेरे बच्चों, पायरोमेटलर्जी। तो एक वर्ड आपको ऊपर गया था, कौन सा गया था, हाइड्रोमेटलर्जी, और एक वर्ड आपके पास और आ गया क्या, पायरोमेटलर्जी। तो पायरोमेटलर्जी किसे कहते हैं, किस मेटल पर हो रहा है, कहां पे इसका यूज कर रहे हैं, कहां पे इसका डिसएडवांटेज है, ये आपके पास जरूर हो। किन 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 मेटलों के ऊपर हम यूज करा कर सकते हैं, ये तो यूज क्या है इसका। नेक्स्ट अगले बात, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नेम एन ओर ऑफ सिल्वर। ये पिछले साल का क्वेश्चन था, एक बार बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन इसने दे रखा था 1 नंबर में। ये क्वेश्चन आपको जरूर पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा जितने भी मेटल मैंने आपको दे रखे थे, उन मेटलों के ऊपर भी आपको काम करना, शुरू में हम लोगों ने फार्मूलेस के ऊपर डिस्कशन कर रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट रॉड किसमें, ग्रेफाइट रॉड का किसमें यूज करना है, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में। तो मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में आपके पास है, मेटल रॉड के ऊपर यूज करने के लिए बारे में आपको बताना है। तो मेटलर्जी, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रेफाइट रॉड इन मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, तो ये आपको बताओ। अब इनके अलावा भी, जैसे ये जनरल क्वेश्चन एल्यूमिनियम के लिए, इसके अलावा और कहां पर पूछ सकता है, मैंने आपको बता रखा था आयरन आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आपको जरूर करना चाहिए। आयरन के अलावा आपके पास पूछा जा सकता है कॉपर के अलावा जिंक के अलावा आपके पास सिल्वर, अभी बात हो ही रही है सिल्वर, और कहीं कहीं पर आपके पास गोल्ड वाली बात अभी हो सकती है किसी न किसी प्रोसेस में। तो ये एलिमेंट आपकी तरफ से जरूर तैयार होनी चाहिए। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 मेटलों की मेटलर्जी पैरेलल आपको करनी है, जो मैंने आयरन में बता रखी थी। स्टेप वाइज में करते चले जाइए और देखिए कि इसमें मेटलर्जी में कौन कौन से डिफरेंशिएशन आपके पास आ रहे हैं। तो केस स्टडी के केस पर आप इन 5-6 मेटलों को ले सकते हो हम मेटलर्जी के केस में। तो दी जाता है 6 क्वेश्चन टू यू फॉर एज ए होमवर्क इन योर क्लास कॉपीज। आप तैयार कर लीजिए इस क्वेश्चन को और व्हाट्सएप में जुड़िए, यूट्यूब में जुड़िए और बताइए कि कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा और क्यों नहीं हो पा रहा। टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको जरूर इसके आंसर जरूर पता होनी चाहिए। रीड करिए, सेल्फ में जाइए और मेरे को बताइए कि किस तरह से आपने इन क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं। ठीक है जी, तो चलिए जी जरा स्टार्ट करते हैं आज के कुछ
क्वेश्चन जो मैंने आपको दे रखे थे। तो चलो बात करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था फिर से वही एलिंगम डायग्राम में। अब देखो इसका जवाब भी आप लोग दीजिएगा, यहां पर तो आपके पास आंसर मिल जाएगा। आउट ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एंड व्हाई? भाई इन दोनों में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? अब ये तो आंसर आपको मैं सीधे दे रहा हूं, और क्यों होगा इसका जवाब आप एलिंगम डायग्राम में देखिए। क्यों आखिर? तो इसका आंसर तो यहां पर आसान हो गया, इसका आंसर हो गया यहां पर क्या? CO। अब ये क्वेश्चन आपको बोलेगा कि भाई आउट ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट? CO। ये आंसर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। CO इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू कार्बन। वाई? तो वाई का जवाब आपको जरा देखना है कि वाई इसका क्या होगा। एलिंगम डायग्राम के थ्रू आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, डायग्रामेटिक के बेस पर। और एलिंगम डायग्राम था क्या? एलिंगम डायग्राम बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द डेल जी एंड टेम्परेचर के बीच में एक कर्व बना करता है, इसको हम एलिंगम डायग्राम दे रखे थे। और उसमें डेल जी क्या होनी चाहिए? नेगेटिव में, और टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन में। ये आपके पास पता होनी चाहिए एलिंगम डायग्राम प्रॉपरली। चलिए जी, अब देखिए वाला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, इसमें आप कुछ थर्मोडायनामिक वैल्यूज दे रखी हैं। डेल जी एफ क्रोमियम ऑक्साइड है, देखिए, और लुक एट द ओर, क्रोमियम ऑक्साइड है, और एक है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, ये, और -540 है, और -6 to 7 किलो जूल पर मोल के बेस पे इसमें डेल जी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रिडक्शन ऑफ Cr2O3 पॉसिबल विथ एल्यूमिनियम और नॉट। अब ये जो Cr2O3 का रिडक्शन हमें करना है, और ये रिडक्शन के लिए मेरे पास एल्यूमिनियम है। क्या क्वेश्चन है, क्या रिडक्शन इसके थ्रू पॉसिबल है या नहीं है, ये हमें बताना है। रिडक्शन इज द पॉसिबल विथ एल्यूमिनियम और नॉट। तो एल्यूमिनियम का रिडक्शन यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? दो आपको थर्मोडायनामिक वैल्यूज आपको यहाँ पर गिवन है। तो चलो जी हम स्टार्ट करते हैं, जरा इसका आंसर हम कैसे ले पाएंगे। तो इक्वेशन के बेस पे जाते हैं, जरा इक्वेशन को समझते हैं और इसका आंसर को लेते हैं। तो देखो जी, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इसमें क्या करना है जी? सबसे पहले जरा इक्वेशन देखिए, और थर्मोडायनामिकली इक्वेशन देखनी है। Cr को आपने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करना है, तभी जाके यहाँ पे क्या बना? Cr2O3 बना, ठीक है जी। हाँ जी। अब आपको यहां पे जब बैलेंस करना है, तो बैलेंस आपको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यानी कि इस तरफ डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि इसने एक दे रखा है, केवल इस तरफ आपको इनिशिएट करना है। ऑक्सीजन के कितने हैं? 3। तो आपको 3 को 2 के बेस पे ही इसे सॉल्व करना है, तो ताकि ये सॉल्व हो सके। तो ऑक्सीजन को 3 के बेस पे और 2 के बेस पे आप सॉल्व करिए। अब जैसे इसके आगे आपने क्या लगा दिया? 3/2, तो 2 से आपके 2 कैंसिल, 3 आपके पास बचा, तो ये हो गया। और Cr कितना है? 2। ये बैलेंस होनी चाहिए थर्मोडायनामिकली, द बैलेंस फॉर द थर्मोडायनामिकली। और डेल जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखिए डेल जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? -540 किलो जूल पर मोल, ठीक है जी। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे आपके पास क्या है? उसके बाद एल्यूमिनियम में यही केस है, Al + O2, सेम ही फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है? Al2O3, फिर से वही 3/2, और यहाँ पे 2। और डेल जी की वैल्यू कितनी है? डेल जी की वैल्यू कितना है? -6 to 7 किलो जूल पर मोल। देखिए, तो यहां पर भी आपको नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको यहां पर भी नंबर मिल जाएगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में। तो अगर मैं इसे एक नंबर में बोलूं, तो मैं इसकी वैल्यू देख के ही बोल सकता हूं कि जी माइनस की वैल्यू है। माइनस की वैल्यू है, देखो ये माइनस की वैल्यू। एलिंगम डायग्राम में अगर आपको ध्यान हो तो माइनस की वैल्यू ऊपर की तरफ चली थी, और ऊपर जाते हुए माइनस की वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जा रही। देन उसके बाद आपके पास प्लस में कन्वर्टिबिलिटी होगी। तो माइनस, बड़े वाले माइनस नीचे थे, याद कर लीजिए एलिंगम डायग्राम। तो नीचे वाले मेटल ऊपर वाले मेटल को क्या करते हैं? रिड्यूस कर देंगे, ये आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर है नॉट को हमें सॉल्व करना है, करेगा या नहीं करेगा इसका हम थर्मोडायनामिकली जवाब देना है। ये तो थर्मोडायनामिक जवाब देना है। लेकिन बेसिकली मेरे पास आंसर है क्या? एल्यूमिनियम Cr2O3 को रिड्यूस कर देगा। ये मेरे पास यस, यानी कि नो का आंसर खत्म हो गया। हाँ, ये कर देगा। अब मेरे को प्रूव करना है क्यों कर देगा, ठीक है जी, ये करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, अब हम डेल जी को हम कैसे ले रहे हैं। तो चलो जी रिएक्शन कराते हैं इसका। Cr2O3 है, हाँ जी है, और इसके साथ क्या है? एल्यूमिनियम है। हाँ, यही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। देन उसके बाद इसे बनने का क्या? इसको रिप्लेस कर देगा, ये खुद उसकी जगह आ गया। तो क्या बना? Al2O3 बना, और साथ में आपके पास है डेल जी। और डेल जी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? डेल जी की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? ये पता नहीं है। यही डेल जी की वैल्यू हमें पता करनी है। अगर ये डेल जी की वैल्यू माइनस में आती है तो आंसर होगा यस, और अगर ये वैल्यू प्लस में आ जाती है तो आंसर होगा नो। ये याद रहे। चलो अब इक्वेशन में देख लेते हैं, इक्वेशन वाले बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या हुआ? Cr2O3, और साथ में आपके पास क्या है? Cr2O3 को आप तोड़ दीजिए, 2Cr, जो ऊपर इक्वेशन ये थी इसका उल्टा कर रहा हूं, इस इक्वेशन को उल्टा कर रहा हूं मैं। तो डेल जी भी उल्टी हो जाएगी, प्लस 3/2
2O और डेल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2CR में डेल जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी थी वहां पे, ये हो जाएगी प्लस में कितना 540, किसमें यूनिट आपको पता है किलो जूल पर मोल में हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर टू में रिक्वायरमेंट आपके पास बनेगी या नहीं बनेगी। इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास रिक्वायरमेंट बनती है किसकी, एल्यूमिनियम की। चलो एल्यूमिनियम को लिखते हैं, एल्यूमिनियम तो वैसी है 2 और साथ में 3/2 क्या बना Al2O3। ठीक है जी, हाँ जी। देन डेल जी कितनी थी आपके पास -627 किलो जूल पर मोल में। तो ये देखिए ये मैंने प्लस में लिख रखी है, क्यों लिख रखी है, क्योंकि उल्टा हो गया। यहाँ पे देखिए उल्टा, उधर यहाँ समझिए पहले CR यहाँ है, यहाँ पे क्या है Cr2O3, तो डेल जी क्या थी यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे जाके क्या हो गया प्लस। ये देखिए यहाँ पे नंबर आपका कट सकता है, यूनिट भले ही आपने लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ा। तो एक प्लस में एक माइनस में। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं एक साथ लेके आऊं तो ये क्वेश्चन मेरा प्लस या माइनस में आराम से सॉल्व होता हुआ आपको दिखना चाहिए। तो देख लीजिए किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर रखा है। ठीक है जी, चलिए अब मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दे रहा हूं, तो ऐड करना है दोनों इक्वेशन को, ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को। बताइए ऐड करने में क्या हुआ, ऐड करने में ये रहा Cr2O3 प्लस कितना 2Al, बिल्कुल ठीक बात। क्या बना बताइए 2Cr, हाँ जी, और साथ में क्या निकला Al2O3। तो अब इसकी वैल्यू भी आपके पास पता चल गई होगी, क्या पता चल गई होगी, इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना बचा माइनस, जरा माइनस कर लीजिए इसमें से, तो कितना बचेगा माइनस का बचेगा, बिल्कुल कितना 87 किसमें किलो जूल पर मोल में। आप इस माइनस कर सकते हो, मैंने ऐड कर रखे दोनों की इक्वेशन को, ऐड करोगे तो आपको पता चल जाएगा -87 किलो जूल पर मोल में किस में है। तो सब्सट्रैक्शन करने में क्या आया इसकी, सब्सट्रैक्शन करने में माइनस में आई किलो जूल। तो एल्यूमिनियम कैन बी यूज एज ए रिडक्टेंट फॉर Cr2O3। तो क्या हम एल्यूमिनियम को रिडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम कैन बी यूज एज ए रिडक्टेंट, एल्यूमिनियम कैन बी यूज एज ए रिडक्टेंट, एल्यूमिनियम कैन बी यूज एज ए रिडक्टेंट। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये उल्टा पूछे क्या एल्यूमिनियम रिडक्टेंट के लिए यूज किया जा सकता है, बिल्कुल हाँ, क्यों माइनस में वैल्यू, ये इक्वेशन, इसको करने का तरीका। अब ये दो मेटल के ऊपर बात हो रही है कि इसी तरह के कोई दूसरा मेटल तीसरा मेटल आपको दिया जा सकता है डेल जी के बेस पर। लेकिन जनरल जो जानकारी मैंने आपको पहले बता दी थी कि माइनस वाली वैल्यू अगर नीचे वाला मेटल है तो ऊपर वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, कि हमें प्रूफ करना था कि हाँ ये हो जाएगी। तो दोनों इक्वेशन को प्लस कर लीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी माइनस में 87 में किलो जूल पर आ जाएगी। और माइनस में इंडिकेट करेगा कि डेल जी की वैल्यू माइनस है, और माइनस में हमें पता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी है, रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी है, रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी माइनस में आ रहा है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनिटी। याद रहे रिएक्शन अगर माइनस में आ रहा है रिएक्शन इज स्पॉन्टेनिटी। तो एल्यूमिनियम कैन बी रिड्यूस बाय दिस वन। तो देख लीजिए कॉपर को इसने फ्री कर दिया और खुद ऑक्साइड को यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलों को लेके बैठ गया। अब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो किसका ऑक्सीडेशन है किसका रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन किसका, ये क्या हुआ इसका 0, और यहाँ पे कितना हुआ ऑक्सीजन स्टेट इसकी निकाल सकते हो आप, लेकिन प्लस में जाएगी क्योंकि माइनस में। तो इसका मतलब इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन किसका हुआ ये, तो इसीलिए एल्यूमिनियम क्या हुआ रिडक्टेंट। ये याद रहे बात अच्छी तरह से। तो ये 11 का भी कॉन्सेप्ट आपका लग गया। तो क्लियर कर लीजिए क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देख लीजिए किस तरह से स्टेपिंग है। स्टेपिंग को आप नोट कर सकते हैं और अपनी क्लास कॉपी में लिखिए। इसी तरह के क्वेश्चन में कोई भी आपको डिजिट दी जा सकती है, आपको ये बताया जा सकता है कि ये क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल हम किस तरह से यहाँ पर करा करेंगे। ये है थर्मोडायनामिक एक्सेप्टेंसेस, ठीक है जी। तो इसी क्वेश्चन को आगे पीछे किसी भी फॉर्म में पैराग्राफिक राइटिंग में भी इवन 5 नंबर का पैराग्राफ इसी क्वेश्चन का 5 नंबर का पैराग्राफ बना दिया, 5 क्वेश्चन इसमें क्रिएट करके रख दिए। तो ये आपके पास आंसर पॉइंट ऑफ व्यू में आपको जरूर काम आएगा। आपके इंपॉर्टेंट बात ये होती है, ठीक है जी। चलिए अब मैंने आपको एक क्वेश्चन और दे रखा था, तो कोई इसका जवाब देना चाहे तो बता सकता है। फिर से बोल रहा हूँ व्हाट्सएप में जुड़िए और फेसबुक में क्या ये यूट्यूब में जुड़िए और बताइए कि आपने इस क्वेश्चन को समझने में कितना टाइम लगा है, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। सभी को अलर्ट करिए, सभी बच्चे वापस जुड़िए, पेपर आप लोगों के खत्म हो चुके हैं, उसके बाद वापस आ जाइए, सब्जेक्ट को कनेक्ट करिए और व्हाट्सएप और यूट्यूब के थ्रू जुड़िए और अपने आप को अपग्रेड करिए। चलिए अब हम जरा ले लेते हैं एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ये क्वेश्चन था ये प्रिडिक्ट द कंडीशन अंडर विच एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस MgO। ये पिछले वाले लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको बता रखा था कि एलिंगम डायग्राम के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एलिंगम डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो जरा इसका आंसर भी यहां पे ले लेते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर
3 जो था, आंसर नंबर यहाँ पे 3 ले लिया। थोड़ा सा तो पहले यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं कि क्या क्या मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा। क्या कि कौन सी कंडीशन चाहिए। एक मैंने टेम्परेचर आपको बता रखा था कि टेम्परेचर अब तो टेम्परेचर कितना था 1665, ये टेम्परेचर आपको पता होनी चाहिए। तो 1665 केल्विन में एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस MgO एट दिस टेम्परेचर कैन रिड्यूस क्या, किसको, MgO को। अबो में ये देखिए ऊपर में, और इससे नीचे हो जाए तो नहीं हो सकता। तो ये है। तो इस टेम्परेचर के ऊपर आप लिख भी सकते हो और इक्वेशन को लिखा जा सकता है। इसमें इक्वेशन भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, MgO प्लस एल्यूमिनियम, क्या बोला था, ये इसके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलों को अपनी तरफ जोड़ लेगा। क्यों, टेम्परेचर देख लो, टेम्परेचर क्या ऊपर वाला टेम्परेचर रखा है, तो इसके मॉलिक्यूलों को यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, Al2O3, और मैग्नीशियम क्या रह गया अकेला, ये देखो प्यूरिफाइड इसने कर दिया। तो मैग्नीशियम का यूज कर सकते हैं इस टेम्परेचर पे, ठीक है। और टेम्परेचर कितना था 1665, कहाँ, ऊपर। ये आपको याद रहे, ठीक है जी, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है जी। और डेल जी की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, प्लस में होगी माइनस में। तो डेल जी की वैल्यू भी पूछा जा सकता है। डेल जी कोई वैल्यू की जरूरत नहीं है यहाँ पे, माइनस में होगी, किसमें, किलो जूल पर मोल में। यह है इसकी कंडीशन। तो एक तो बात ये हो गई। अब हम इससे नीचे भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। नीचे दूसरी की सिचुएशन लिख दीजिए। दूसरी सिचुएशन में क्या होगा, बिलो द टेम्परेचर, बिलो द टेम्परेचर। तो बिलो में कितना टेम्परेचर हो गया, बिलो में टेम्परेचर हो गया 1665 केल्विन से नीचे। तो इतने टेम्परेचर से नीचे में क्या होगा, इतने टेम्परेचर से नीचे में आपके पास डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो 3, हाँ इसे आप बैलेंस भी कर सकते हो, इसे बैलेंस भी आपको कर लेना चाहिए। चलो इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। तो क्या लिख रखा था आपने, MgO प्लस एल्यूमिनियम, और करा क्या आपने, बनाया क्या आपने, Al2O3 आपने बना रखा है। तो यहां पर क्या निकला, Mg, और डेल जी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे आपके पास आ जाएगी प्लस में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये याद रहे, तो प्लस नहीं चाहिए, ये होगी ये होगी। अब इसे बैलेंस आप कर सकते हो। एल्यूमिनियम पे कितने हैं 2, तो 2 तो ये हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 3 यहाँ पर ये हो गए, ठीक है जी। और Mg कितने हो जाएंगे फिर 3, ये ऐसे आप इसे बैलेंस कर सकते हो। ये तो डेल जी किस में आ जाएगी, इसमें माइनस में आ जाएगी। कब, जब 1665 से नीचे का टेम्परेचर। तो ये लिखने का तरीका होगा इस तरह के क्वेश्चंस में। 1665 इज द क्रूशियल टेम्परेचर इन विच एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस द MgO, और इससे नीचे मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्यूमिनियम बाय द हेल्प ऑफ एलिंगम डायग्राम। तो ये किसके ऊपर बात हो रही है, सब किसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, एलिंगम डायग्राम के ऊपर। तो ये था वो क्वेश्चन करने का तरीका। वापस देख सकते हो आप, MgO है और एल्यूमिनियम, इसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप इसको बैलेंस कर सकते हो। इस केस में आपके पास माइनस की वैल्यू है, इस केस में माइनस की वैल्यू। अब ये कैलकुलेशंस कैसे हुई कि माइनस की वैल्यू कैसे लिख दी, क्योंकि ये मैंने टेम्परेचर बोल रखा था, आपको याद करा रखा था ये टेम्परेचर, यही टेम्परेचर है। अदरवाइज वैल्यू दे रखी होगी, दो तरीके थे, या तो आप वैल्यू दे रखी है तब तो आप सॉल्व करो, वैल्यू नहीं दे रखी तो टेम्परेचर को देना, तो टेम्परेचर हो गया या फिर वैल्यू होगी। तो यानी कि या तो डेल जी की बनाएगी, या तो डेल जी के बेस पे जाओगे, या फिर टेम्परेचर के बेस पे जाओगे। अगर ये दोनों है तभी तो एलिंगम डायग्राम है। एलिंगम डायग्राम क्या है, डेल जी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। तो या तो आपको टेम्परेचर मिलेगा, यहाँ पे डेल जी मिलेगी, डेल जी मिलेगी तो अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। और अगर टेम्परेचर है तो आपको इस तरह से ट्रीटमेंट करना है। अगर सभी को समझ में आ गया तो अपने व्हाट्सएप के थ्रू बताइए कि क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया, नहीं आया, या आपको वापस दोबारा बताना है। तो याद रहे ये चैप्टर आपके पास कंपोनेंट है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इस चैप्टर का पार्ट है। अदरवाइज कोई स्पेशल केस इसके अंदर नहीं है। इन क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। इट इज द हेल्प ऑफ क्या, एलिंगम डायग्राम। तो दिस इज द टुडेज लेक्चर, और आपको शायद समझ में आया होगा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एलिंगम डायग्राम और उसके बेस में होने वाले कुछ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, जिस बच्चे को भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं शेयर करिए, बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ और किसका क्वेश्चन मेरे को आंसर देना है। अगला चैप्टर जो आपके पास स्टार्ट होगा, वो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा आपके पास केमिकल काइनेटिक्स, और एक पेपर के लिए आपको रेडी रहना, जो कि अगले महीने आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए मेरे अनुमान से। तो आप चैप्टरों के भी बारे में बता दीजिए, कौन सा चैप्टर आपने बहुत अच्छा कर रखा है, उस चैप्टर को भी शेयर करिए। चलिए हम बताएंगे कि कौन से चैप्टर में आप मैक्सिमम वेटेज को ले सकते हैं। तो होप सो द टुडेज वीडियो लेक्चर इज इंक्रीज योर नॉलेजेबिलिटी टुवर्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड सम बेसिक कंटेंट ऑफ Ellingham diagrams, or these are the general informations regarding the questions and their components. So they are the steps for
calculating the feasibility or possibility of one reducing agent and one other is oxidizing agents के बेस पर. तो helpful this one, say yes or no. So keep learning, keep smiling and keep healthy. ठीक है जी. Okay, then have a great day and double namaste to all of you. Bye.